हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन दूंगा, यानी कल जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट पेपर का आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जिन भी विद्यार्थियों का अच्छा मार्क्स था वो भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में यानी आप लोग को मालूम होगा कि कल के टेस्ट में 15 क्वेश्चंस थे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 15 क्वेश्चंस के अलावा भी कई क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछूंगा जो उससे रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो है सबको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। चलिए, जो स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं आप लोग वीडियो आगे शेयर कर दीजिए फ्रेंड दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी आ जाएँ और आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। जल्दी से आ जाइए सभी स्टूडेंट्स लाइव। चलिए गाइज, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट रेस्ट एट सम पॉइंट ऑफ द लूम्बर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट पॉइंट। इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड दैट पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु आलम के किसी बिंदु पर टिकी है, उस बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उस बिंदु के गिर्द बल के आघूर्ण की गणना करें। यानी आपको बल का आघूर्ण का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यानी मोमेंटम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ये आपको याद रखना है कि बल का आघूर्ण क्या होता है। इसका फॉर्मूला जल्दी से बताइए, तो बल का आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये बराबर होता है F गुने R के। ठीक है, F क्या है मेरा फोर्स है, R मेरा क्या है दूरी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। देखिए बोला क्या गया, एक वस्तु आलम के किसी बिंदु पर टिकी है। ठीक है, कोई वस्तु है किसी आलम के बिंदु पर टिकी है और उस बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी इस बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इस पर क्या होता है गाइस, 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी 10 न्यूटन का फोर्स जो है अप्लाई किया जाता है इस पर। ठीक है, यहाँ पर 10 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना सेंटीमीटर में, देखिए 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन आपको न्यूटन मीटर में लाना है। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा, तब ये मीटर में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर है, आपको मीटर में बदलना है, तो आप लोग 100 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर आपको फोर्स जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा जो है ना दूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 30 सेंटीमीटर दूरी था क्वेश्चन में। अब सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 30/100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो 3/10 जो है हम लोग का R निकल के आ गया। और F यानी फोर्स जो है हमको 10 न्यूटन दिया है, तो देखिए फोर्स 10 न्यूटन दिया है और R जो है हम लोग को 3/10 यानी गुना 3/10 कर दोगे आप लोग, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी। प्रेजेंटेड नेचुरल सिलेक्शनिज्म, यानी प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया। कहने का मतलब प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया है ना? तो पहला ऑप्शन है हेल्डेन ने, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है स्टेनले मिलर ने, चौथा ऑप्शन है वैलस ने। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थी ने आंसर ऑप्शन बी दिया है चार्ल्स डार्विन, वो सही है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विकासवाद है ना, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, उस समय भी आंसर जो है चार्ल्स डार्विन ही होगा, है ना। विकासवाद का सिद्धांत, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाए तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। अब इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, वो भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। कौन सी पुस्तक है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस हिंदी में कहा जाए तो जीवों की उत्पत्ति पर, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जीवों की उत्पत्ति पर पुस्तक किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ओल्ड फिंगरप्रिंट्स ऑन ए पेपर कैन बी डेवलप्ड बाय फ्लोइंग, यानी कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा डेवलप किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट विलियम, दूसरा ऑप्शन है निनहाइड्रिन विलियम,
तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा ऑप्शन है स्वार्थिक दूषण चूर्ण यानी यूनिवर्सल ग्रे पाउडर। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे। मैं जानता था कि आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर गलत देंगे टेस्ट में, यानी टेस्ट में काफ़ी स्टूडेंट का ये सवाल गलत था, क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग भी बताइए, जितने नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो इस क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। तो देखिए गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी हो गया, यानी निनहाइड्रिन विलियन, है ना। निनहाइड्रिन विलियन के द्वारा हम लोग कागज़ पर पुरानी उंगलियों के निशान जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा सिल्वर नाइट्रेट विलियन। तो कहने का मतलब अब अगर आपको निनहाइड्रिन विलियन ये ऑप्शंस में ना दिखे तब आप लोग सिल्वर नाइट्रेट विलियन का ऑप्शन जो है चूज़ कीजिएगा। तो पहले आपको किसको प्रेफरेंस करना है, पहले आपको ये देखना है निनहाइड्रिन है ऑप्शन में तो आपको इसी पे टिक करना है, क्योंकि ये 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मोस्टली बुक यानी लूसेंट्स में देखिएगा, स्पीडी में देखिएगा तो काफ़ी बुक में आपको यही आंसर दिया है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत खाइएगा। चलिए अब यहाँ से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। जल्दी से बताइए कौन कौन स्टूडेंट रेडी हैं। मैं क्वेश्चंस 2 से 4 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप सभी से। क्वेश्चन है फोटोग्राफी। देखिए फोटोग्राफी में काम आने वाला जो हाइपो है उसका रासायनिक नाम क्या है। चलिए क्वेश्चंस लिख भी देता हूँ मैं। फोटोग्राफी में काम आने वाला, सभी स्टूडेंट बताएंगे, फोटोग्राफी में काम आने वाला जो हाइपो है उसका नाम क्या है। फोटोग्राफी में काम आने वाला जो हाइपो का रासायनिक नाम है वो क्या है जी? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे। चलिए ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन मैं दिया सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। देखिएगा पहला ऑप्शन मैं दे देता हूं, चलिए सोडियम थायोसल्फेट। दूसरा मैं ऑप्शन आप लोग को दे देता हूं सिल्वर ब्रोमाइड। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन मैं सोडियम थायोसल्फेट दिया हूं, ठीक है। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट। दूसरा ऑप्शन हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर सोडियम थायोसल्फेट दिया है वो सही है। अब बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है, यानी क्वेश्चन इससे भी एक पूछ लिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है गाइस कि फोटोग्राफी में किस रासायनिक द्रव, ठीक है, यदि क्वेश्चन रहे फोटोग्राफी में किस रासायनिक द्रव का प्रयोग किया जाता है तब आपका आंसर सिल्वर ब्रोमाइड होगा। समझ गए? यदि क्वेश्चन पूछेगा फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो, यानी हाइपो का रासायनिक नाम पूछेगा तब क्या हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। और जब पूछेगा कि फोटोग्राफी में किस रासायनिक द्रव का प्रयोग होता है तब क्या रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम लोग कृत्रिम बादल बनाते हैं तो उसमें किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए किस रासायनिक चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, किसका प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। इसको भी आप लोग नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, इसीलिए मैं सोचा आपको इस क्वेश्चंस में ये जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपको मैं बता दूं, ठीक है। चलिए यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर देना यार, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज द बेसिस, यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। बताइए मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को वर्गीकृत किया गया था, किसके आधार पर किया गया था यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है परमाणु आयतन जिसको एटॉमिक वॉल्यूम बोलते हैं। चौथा ऑप्शन है परमाणु घनत्व जिसको एटॉमिक डेंसिटी कहा जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है
वो सही है। तो याद रखना मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो तत्वों को वर्गीकृत किया गया था वो किसके बेसिस पे किया गया था, किसके आधार पर किया गया था, तो परमाणु द्रव्यमान, है ना, एटॉमिक मास के। ठीक है, अब यदि मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पर मेंडलीफ को हटाकर मैं आधुनिक कर दूं, ठीक है, आधुनिक जिसको मॉडर्न बोलते हैं, तो आधुनिक की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर मैंने मेंडलीफ को हटाकर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है ये पूछा है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, किस बेसिस पे तत्वों का वर्गीकृत किया गया है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों का, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, किस पे किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है? तो एटॉमिक नंबर, है ना, यानी परमाणु संख्या। समझ में आ गया? यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, क्या है? तो एटॉमिक नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग भी बताइए, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया जी? जल्दी से बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग लाइन वाइज देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके साइंस की अलग वीडियो मिल जाएगी, साइंस की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपका जीके का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इंग्लिश का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से मतलब जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो किसने दिया जी? वेरी गुड, यानी आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? तो मोसले ने। ठीक है, मोसले ने दिया। अब एक पूछ लेता है, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल तो अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, अगर मैं इस वीडियो में करवाने लग जाऊं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताइए, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया? चलिए ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए होमवर्क में रहा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का राइट आंसर देते हैं। ठीक है, क्लास ओवर हो जाने के बाद आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, अष्टक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? है ना, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, यही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद हैज़ कंप्लीटेड 1/3 ऑफ ए वर्क इन 30 days, सरफराज कंप्लीट्स द रिमेनिंग 90 days, इन हाउ मैनी डेज कैन द टू वर्क टुगेदर? यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का, प्रहलाद ने 30 दिन में एक काम का 1/3 भाग पूरा कर लिया है, सरफराज बचा हुआ काम 90 दिन में पूरा करता है, तो दोनों अगर मिलकर इस काम को पूरा करे तो कितना दिन लगेगा? है ना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आइए देखते हैं। देखिए प्रहलाद है वो 30 दिन में यानी एक काम का 1/3 भाग पूरा कर लिया। ठीक है, तो इसको टोटल कितना दिन लगा पहले आप लोग वो निकाल लीजिए। टोटल डेज कैसे निकलेगा? तो टोटल डेज बराबर हो जाएगा 30/1/3। कैसे होगा? तो देखिए एक काम है, एक काम का 1/3 भाग जो है वो 30 दिन में पूरा करता है, तो टोटल कितने दिन में ये पूरा करेगा? तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये, यानी 30 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 90 दिन आ गया, है ना। यानी यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि प्रहलाद जो है वो किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है, सरफराज बचा हुआ काम को 90 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब जो सरफराज है वो क्या करता है? बचा हुआ काम, बचा हुआ काम का मतलब देखिए ये 1/3 भाग था, अब बचा हुआ काम निकालना है आपको, तो एक कोई भी काम एक होता है उसमें से आपको 1/3 घटा देना है, क्योंकि देखिए किसी काम का 1/3 भाग जो है कौन कर देता है? प्रहलाद कर देता है। फिर जब बचा हुआ यानी रिमेनिंग जो काम है उसको एक में से आप लोग 1/3 घटा दीजिएगा तो वही बचा हुआ काम होगा ना, तो कितना आ गया? 2/3 आ गया। अब इस बचे हुए काम को सरफराज जो है 90 दिन में करता है, तो अब इसको कितना मतलब दिन लगेगा? तो आइए इसका भी टोटल डेज निकाल ले। अब टोटल डेज बराबर क्या हो जाएगा? अब तो पता चल ही गया होगा, यानी 90 हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। यानी देखिए ये क्या करता है? बचा हुआ काम यानी 2/3 जो भाग जो बचा हुआ है उसको कितना दिन में करता है? तो 90 दिन में करता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 90/2 और गुना 3। ठीक है, हो जाएगा ना। तो 45 या 45 से कितना 135 होता है ना। तो देखिए यहाँ से 90 और 135 आ गया, यानी देखिएगा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यानी यहाँ से 90 आ गया, यानी प्रहलाद जो है
किसी कार्य को कितना दिन में करता है जी, तो 90 दिन में करता है, ठीक है। और इसी तरह सरफराज का कितना सरफराज का क्या निकाला था हम लोगों ने, 135, यानी सरफराज जो है किसी काम को करने में 135 दिन लगाता है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, प्रहलाद का जो हमने कार्य निकाला था, यानी वो एक कार्य को कितना दिन में करता है, 90 दिन में करता है। उसी तरह सरफराज जो है कार्य को 135 दिन में करता है। अब बोल रहा है यही, ये दोनों अगर मिल के किसी कार्य को पूरा करें तो कितना दिन लगेगा, ठीक है, यानी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, अब तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो बेसिक सा आ गया, क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। दिया रहता था क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो अब तो बना लोगे ना। यानी अब कैसे बनाओगे, तो देखिए प्रहलाद जो है किसी काम को 90 दिन में करता है तो 1/90 लिख देते हैं, है ना। और सरफराज किसी काम को 135 दिन में करता है तो 1/135 लिख देते हैं। बस सॉल्व कीजिए, कितना एलसीएम हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 9×3 = 27, और ये 135 दूनी 270, यानी 5/270 हो जाएगा। किससे चला जाएगा, तो 54 से चला जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 1/54 आया, यानी अब ऊपर पलट जाता है तो 54 दिन में, है ना। तो 54, यानी ये क्या है, एक क्या है, तो एक मेरा काम है, यानी एक काम को वो 54 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलेंगे तो एक कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो 54 दिन में कंप्लीट कर देंगे इस कार्य को, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है व्हाई इज मदर्स मिल्क बेनिफिशियल फॉर द बेबी, यानी माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, इसमें लोहा पाया जाता है, ये स्वादिष्ट होता है, या इसमें विटामिन सी पाया जाता है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि माँ का दूध जो है शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है। जल्दी से बताइएगा। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होता है ना। तो याद रखना, नवजात शिशु यानी जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसमें रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है जन्म से ही नहीं होता है। तो शिशु को ये ताकत किससे मिलती है, तो माँ के दूध से मिलती है ना। शिशु को ये ताकत माँ के दूध से प्राप्त होती है। माँ के दूध में बोल सकते हो लैक्टोफॉर्मिक नामक तत्व होता है, जो कि बच्चे के लिए लाभदायक होता है ना। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देखिए, नवजात शिशु से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। चलिए ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 320। जल्दी से बताइएगा, नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो वेरी गुड, कितनी होती है, तो 300 होती है, याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बताने का जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हो। एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हो आप लोग। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, पता है ना। अब पूछ लेता है आपसे, देखिए दूध का भी बात है, तो एक पूछ लेता है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन पाया जाता है ना। अब दूध की शुद्धता या बोल सकते हो घनत्व, ये किस चीज़ से मापते हैं। दूध की शुद्धता या इसका डेंसिटी मापना हो तो आप लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर, है ना, लैक्टोमीटर, ठीक है। अब इसी से यानी दूध से संबंधित एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति को हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो ये आप लोग बताइए। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट को पता है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी श्वेत क्रांति के जो जनक है वो कौन है, वर्गीज कुरियन, है ना, वर्गीज कुरियन, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए गाइज देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 किलोमीटर प्रति आवर एट द स्पीड ऑफ ए बस ट्रेवल्स फॉर 45 मिनट्स एंड देन 90 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेवल्स फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3/2 आवर्स। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक क्वेश्चन जो है चाल, दूरी, समय, है ना, यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हिंदी में क्या बोल रहा है,
75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस 15 मिनट तक यात्रा करती है और फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 45 मिनट तक यात्रा करती है, तो वो 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी 1.5 घंटा, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 ही होता है ना, तो 1.5 घंटा में कितनी दूरी यानी कितनी डिस्टेंस तय करेगी, यही क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर सेम 2 कंडीशन हो जाएगा। देखिए 2 स्थिति हो जाएगी। देखिए एक जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, समय कितना लेती है, तो 45 मिनट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चाल है वो कितना दे रखा है, 75 है ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और समय कितना दे रखा है जी, तो 45 मिनट दे रखा है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो है ना आवर में बोला है, घंटा में बोला है, मिनट में नहीं बोला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मिनट से आवर में जाने के लिए 60 से भाग दे दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हो, आप लोग ऑफकोर्स निकाल सकते हो। दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल इंटू समय होता है। तो चाल कितना है मेरा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना है, तो गुने 3/4। सॉल्व करो, कितना आ गया दूरी यहाँ से, तो दूरी आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 56.25। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए हम लोगों ने तो यहाँ से लेके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया है ना। अब क्या करना है, अब क्या करता है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। पहले तो चाल उसका जब 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अब क्या करता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 45 मिनट तक यात्रा करता है ना। यानी कहने का मतलब 45 मिनट तक यात्रा करता है। तो देखिए अब दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगी, चाल जो है इसकी कितनी है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय अब कितना लिया, तो समय वही लेगा ना, यानी 45 मिनट इसमें भी लेता है, तो समय कितना हुआ, तो 3/4। तो अब फिर से दूरी निकाल दीजिए। तो दूरी निकालिएगा आप लोग, तो कैसे कीजिएगा, यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक दूरी जो है वो हमारी 56.25 आ गई है। ठीक है, यानी से ध्यान दीजिए, एक दूरी जो है हम लोग का 56.25 आ गया है। और फिर नेक्स्ट वाला जो हम लोगों ने किया था, दूरी निकालना था हम लोग को, तो चाल कितना है इसका, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना लिया था, तो समय वही 45 मिनट लेता है, यानी कहने का मतलब 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से दूरी जो है कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा गाइज, आप लोग सॉल्व कीजिएगा 67.5 किलोमीटर है ना। तो बस पहली वाली दूरी को, यानी जो पहली वाली दूरी है ये, और इसको ऐड कर दो। चलिए ऐड कर कीजिए, तो यानी 56.25 को आप लोग, ये पहली वाली दूरी हो गई, इतना से इतना तक का जो हम लोगों ने निकाला था, और फिर इतना से इतना तक का क्या निकला था जी, तो ये निकला था 67.5 किलोमीटर। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, तो 123.75 किलोमीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा, ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया फिर से वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 कंडीशन में हम लोगों ने दूरी निकाला, यानी एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाला था हम लोगों ने। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सॉल्व किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किया। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, द बायर विल गेट मच शुगर रेट 160 इन 8 kg पर kg ऑफ शुगर बिफोर रिडक्शन, देन व्हाट वाज द प्राइस। यानी कहने का मतलब है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2017 और 2018 में 2 बार पूछा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है। आपके टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चंस दिया था, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाए। अब ये क्वेश्चंस पूछा क्यों गया है, यानी बार बार रिपीटेड क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है ना, वो बेसिकली फार्मूला का यूज करेंगे। मैं जानता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग फार्मूले का यूज कीजिएगा और आप लोग फर्स्ट चाहिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें पूछा जा सकता है। क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, या फिर नया मूल्य है ना, नया मूल्य क्या था, ये पूछा जा सकता है। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था और नया मूल्य जो है किलोग्राम में चीनी का क्या था। अब देखिए कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ से कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या होगा। कमी होने से पहले चीनी का जो मूल्य है ना, वो मान लेते हैं हम लोग x। ध्यान से समझना, ठीक है। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य हम लोगों ने x मान लिया। अब जब
कमी हो जाता है, यानी कितने की कमी होती है, तो 20% की कमी होती है। तो ये नया मूल्य हम लिख देंगे, ठीक है। नया मूल्य अब कितना हो जाएगा भाई, 20% का कमी हो गया, तो x गुने 80/100 लिख देंगे, क्योंकि 20% का कमी हुआ है ना। तो देखिएगा, कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितना था, x था, और नया मूल्य जो है x गुने 80/100 है। इतना आप लोग लिख लीजिए एक जगह पे, फिर मैं समझाता हूँ। इतना आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, यानी देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये 8x/10, यानी कहने का मतलब 4x/5 हो जाएगा, है ना। तो कमी होने से पहले चीनी का क्रय मूल्य कितना था, तो x था, और नया मूल्य यानी जब 20% का कमी होता है तब कितना हो गया इसका मूल्य, तो 4x/5 हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। x एक हो गया और एक कितना आया था, 4x/5। समझ में आया ना, इतना ही था ना। चलिए, इतना था। तो अब आप लोग को ये एक चीज़ बताना है गाइस, अब क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो करता क्या है, 160 रुपया में वह पहले तो x की भाव से खरीदता है ना, यानी 160 रुपया में x की भाव से खरीदा। लेकिन बाद में क्या होता है ना, अब बाद में 160 रुपये के भाव से जब खरीदता है तो वो पाता है कि 20% का कमी हो जाता है, तो 160/4x/5 यानी 5 लिख देंगे। जब इतना वो पाया, यानी जब इतना वो देखा कि भाई चीनी का मूल्य में 20% का कमी हो गया है, ठीक है, तो क्या करता है, 8 kg चीनी जो है और अधिक खरीद लेता है। इस वाले चीज़ में 8 kg चीनी और ख़रीद लिया है, तो इसमें भी 8 kg का चीनी और अधिक खरीदेगा। बस सॉल्व कर दो इतने चीज़ को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 160/x है ये, ठीक है, 160/x + 8 = 160 बट्टा में 4x/5। तो 4x और 5 ऊपर चला जाएगा तो गुना में 5 हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर से ध्यान से समझना। देखिए, कमी होने से पहले चीनी का जो मूल्य था वो कितना था, x था। बाद में जब देखता है कि 20% का कमी हो जाता है चीनी में, तो क्या करता है, यानी बाद में, यानी चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो रेट क्या हो जाती होगी, तो x हम लोगों ने निकाला था ना, 4x/5 आया था ना। देखिए, x गुने 80/100 आया था ना उस समय, तो 1 0 से 1 0 यानी 4 5, तो 4x/5। तो ये मेरा नया मूल्य हो गया, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ये नया मूल्य हो गया। नया मूल्य कब हुआ, जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। लेकिन पहले तो चीनी वो x रुपये की ही भाव से थी ना, बाद में ना ये 4x/5 हो गया जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है। तो इतना चीज़ समझ लिए, अब बस इक्वेशन सेट करना है। अब देखिए, 160 रुपये के हिसाब से वह 160 रुपये में x के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि वो बंदा जब देखता है कि वो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, यानी पहले 160 रुपये में x के भाव से मिलता था, अब जो है 160 रुपये में चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो 4x/5, 5 ऊपर जाएगा तो गुना में 5 हो जाएगा। तो अब देखता है कि जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो 8 kg जो चीनी है ना अधिक खरीदता है, यानी इस वाले इक्वेशन में देखिए, इस वाले यहाँ पर 8 kg का चीनी खरीद चुका है, अधिक बोल चुका है क्वेश्चन में, इसमें अधिक खरीद चुका है, तो इसमें भी 8 kg चीनी अधिक खरीदेगा। तब ये और ये मेरा बराबर हो जाएगा। इतने को सॉल्व करो, आपका जो आंसर है, देखिए देखो कैसे सॉल्व करोगे, 160 बाई कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4x/5, ठीक है। आप लोग सॉल्व करना, और माइनस में क्या हो जाएगा, 160/x माइनस है, ठीक है, माइनस 160/x और बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए 5 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 160 गुने 5/4x, ठीक है, माइनस में 160/x बराबर 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, आई थिंक इतना कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से तो पढ़ते आ रहे हो। इतना सॉल्व करोगे तो x बराबर जो है ना आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 5 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, 5 था, ठीक है। तो यही पूछा है तो 5 आ गया। यही पूछता कि नया विक्रय मूल्य क्या था, तो नया विक्रय मूल्य हम लोगों ने क्या निकाला था, 4x/5 निकाला था ना। तो यहाँ पर x का मान रख देते, कितना आया था, x का मान 5 आया था, रख देते, तो ये मेरा नया मूल्य 4 निकल जाता, ठीक है। तो नया मूल्य 4 रुपये हो जाएगा, और इसका कमी होने से पहले चीनी का मूल्य जो था वो कितना हो जाएगा, तो वो 5 होगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, बताना था इसीलिए टाइम लग गया, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में 2 से 3 चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज़ द ऑथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? पहला ऑप्शन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और चौथा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? जल्दी से बताइए आप सभी विद्यार्थी, भारत के राष्ट्रपति को उनकी पद की शपथ कौन दिलवाता है जी? तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी किया है वो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को उनकी पद की शपथ दिलवाते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चंस और पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से बताइएगा सब विद्यार्थी, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताइए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो चलिए मैं बता देता हूँ, याद कर लेना, हरिलाल जी केन्या, है ना, हरिलाल जी केन्या, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जी केन्या, है ना, कीनिया, याद रखना। ठीक है, यानी ये पूछ लेता है HJ केन्या दे देगा आपको ऑप्शंस में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, HJ मतलब हरिलाल जे केन्या। ठीक है, चलिए अभी बताइए तो भारत के वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, कौन है? तो श्री शरद अरविंद बोबड़े, है ना, श्री शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, इसको भी याद कर लेना। यानी मैं क्या बताया, भारत के वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के वर्तमान समय के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? श्री शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, रंजन गोसाई। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग याद कर लेना। बात कर लेते हैं यहाँ से प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो और इस वीडियो को शेयर भी करते रहो। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखो, सपोर्ट करो। ठीक है, मैं आपके लिए डे टू डे क्लासेस लेकर आऊँगा। ठीक है, प्रत्येक दिन आपका क्लास होगा। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब विद्यार्थी। क्वेश्चन है, इन द एरोप्लेन इंक कम्स आउट फ्रॉम द फाउंटेन पेन बिकॉज, यानी हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों होता है? बताइए ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही का बाहर निकल आना ऐसा क्यों होता है? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। जी हाँ, क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। ठीक है, देखिएगा जब आप लोग हवाई जहाज में सफ़र कीजिएगा तो ऐसी इंसिडेंट यानी ऐसी घटना देखने को मिल जाएगी। वैसे अभी तक तो मैं भी नहीं बैठा हूँ, बट हाँ बैठना चाहता हूँ, लेकिन कब? जब आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पास कर जाइएगा, फिर कॉलेजेस कीजिएगा, और जब आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको जब जॉब मिल जाएगा, फिर आप जॉब वगैरह कीजिएगा, फिर आपको उस जॉब से जो पहली सैलरी मिलेगी ना, तो मैं चाहता हूँ उसी पहली सैलरी से मैं अपनी पहली हवाई यात्रा करूँ। ठीक है ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड फ्लोइंग अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन, यानी आपको अपोजिट मीनिंग बताना है ना, एक वर्ड दिया गया है, इसका अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम्स। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब आपके एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। ये वोकैब के सेक्शंस है, वोकैबलरी में आते हैं, क्या क्या एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, है ना, मिस स्पेल्ड, ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर अपोजिट मीनिंग यानी बोल सकते हो एंटोनिम्स बताना है आप लोगों को। वर्ड्स जो दिया गया है, अमिट दिया हुआ है, अमिट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानना है आपको। ठीक है, तो अमिट का मतलब होता है छोड़ देना, है ना, छोड़ देना, बोल सकते हो शामिल ना करना, है ना, छोड़ देना, शामिल ना करना। ठीक है, तो अब आप ही बताओ क्या होगा? एक्सक्लूड होगा? जी बिल्कुल नहीं, एक्सक्लूड का मतलब भी होता है छोड़ देना, है ना, शामिल ना करना।
तो इंक्लूड होगा, तो जी हाँ, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शामिल करना, है ना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल करना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अंडरटेक का मतलब भी जान लेते हैं। तो अंडरटेक का मतलब होता है किसी भी काम को करने की ठान लेना, है ना। यानी किसी भी काम करना, उसके लिए निर्णय ले लेते हो ना आप कि मुझे ये काम करना ही है, तो किसी भी हाल में करना है, तो उसका वर्ड जो है इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अंडरटेक हो जाएगा। और बात करें ऐड की, तो ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना, जोड़ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग ही बताना है आपको। देखिए यहाँ पर अपोजिट मीनिंग ही बताना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों ने जब 12th किया होगा मैथ से, तो आप लोग को एक चैप्टर मिलता होगा इंटीग्रेशन का, तो वहाँ से इसका मतलब, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है अखंडता, है ना, अखंडता। यानी बोल सकते हो समाकलन, पढ़ते थे ना हिंदी में, समाकलन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अखंडता, समाकलन, है ना। यानी बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स सच दैट वन बिकम्स फॉल ए पार्ट ऑफ अदर, है ना। तो देखिए सबसे बढ़िया है कि आप लोग यही जानिए, अखंडता और समाकलन। तो देखिए यूनिटी होगा जी, बिल्कुल नहीं। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, है ना, एकता। सिंथेसिस होगा जी, बिल्कुल नहीं। संश्लेषण होता है इसका मतलब, तो ये भी नहीं होगा। लिंकिंग होगा जी, बिल्कुल नहीं। लिंकिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन होगा, इसका मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब ही होता है विखंडन करना, है ना, विखंडन करना, समझ गए ना, विखंडन करना। यानी बोल सकते हो खंडीकरण करना, टुकड़े में कर देना, विभाजित कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा था, तो अखंडता, समाकलन किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर विखंडन कर दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, टुकड़े में खंडित कर दिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम्स क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना है, मिनिचर। मिनिचर का मतलब क्या होता है, तो मिनिचर का मतलब होता है लघु, है ना, लघु, छोटा बोल सकते हो आप लोग, बहुत ही छोटा हो, है ना। तो अब बताइए इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, लार्ज होगा जी, बिल्कुल लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना, विशाल, विशाल काय बोलते हो ना, बहुत ही बड़ा है वो, तो विशाल काय था। तो मिनिएचर का मतलब क्या होगा, लघु, छोटा। और इसका जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो क्या होगा, लार्ज, यानी बड़ा। स्मॉल तो होगा नहीं, स्मॉल तो इसका सिनोनिम्स हो गया, है ना। तो हैवी क्या हो गया, भारी हो गया, ये भी नहीं होगा। लिस्ट क्या होगा, तो लिस्ट का मतलब होता है, ये भी चीज़ याद रखना, कम से कम, है ना, कम से कम, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में बोलते हो ना एक शब्द, एटलीस्ट बता तो दिया होता, तो कम से कम बता तो दिया होता है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड फ्लोइंग सिनोनिम्स इन द मीनिंग टू द गिवन। यानी यहाँ पर अब सिनोनिम्स बताना है आपको, ठीक है। यानी वर्ड जो है प्रूडेंट दिया हुआ है, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानना है आपको। तो इसका मतलब होता है विवेक, है ना, चतुर बोल सकते हो, चतुर है वो, विवेक, चतुर, सावधान है वो, है ना। किसी भी काम को करने से पहले वो सोचता है, सावधानी बरतता है, चतुर है, उसके पास दिमाग भी है, तभी ना वो, भाई दिमाग है तभी ना वो चतुर है और सावधानी पूर्वक कोई भी काम करता है। तो देखिए स्किल्ड होगा जी, नहीं। स्किल्ड का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, निपुण, तो एक तरह से ये नहीं होगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, जी बिल्कुल ये भी नहीं होगा। कॉशियस, कॉशियस, कॉशियस होगा। कॉशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सावधान, है ना, बहुत ही सावधान है वो, विवेक है, चतुर है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिमिनल, क्रिमिनल भी नहीं होगा। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, गुंडा, बदमाश, मवाली, समझ में आया ना। चलिए चलिए देखिएगा नेक्स्ट है पैनासिया। पैनासिया का मतलब क्या होता है, तो पैनासिया का मतलब होता है, आप लोग इस तरह से याद कीजिएगा, रामबाण, रामबाण बोलते हो ना, सर्व रोग हारी औषधि, सर्व रोग हारी औषधि। यानी कहने का मतलब क्या है, रामबाण। जैसे आप लोग जैसे एक मेडिसिन है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ये तो बेसिकली सब चीज़ में काम आता है ना, सब चीज़ में काम आता है। आपके बुखार रहेगा तो भी आपको छोटा से छोटा, या कोई भी बोलेगा कि आप पैरासीटामोल ले लीजिए, बुखार होगा तो भी ये मतलब, या फिर खांसी, सर्दी, मतलब कुछ भी होगा आपको, मतलब कोई भी बोल देगा कि पैरासीटामोल की गोटी ले लीजिए, ठीक है। तो वही एक तरह से क्या हो गया, रामबाण हो गया, यानी सब बीमारियों का वो इलाज कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या, सर्व रोग हारी औषधि। तो इसका जो
क्या सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, क्यूरोल होगा। ठीक है, इसको याद रखना। फ्लैटर तो होगा नहीं, प्रेज तो होगा नहीं, प्रेज का मतलब प्रशंसा होता है। इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, निष्क्रियता होता है। तो इसका पैनासिया का जो एंड सॉरी सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यूरोल हो जाएगा, है ना, सर्वरोगहारी औषधि। चलिए, कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।